प्रभात की किरणें घने कोहरे को चीरती हुई सुनहरी आभा के साथ चांगआन शहर के विशाल मिंगडे गेट पर धीरे से बिखर रही थीं। ये 8वीं शताब्दी ईस्वी का समय था, तांग साम्राज्य का हृदय और उस समय विश्व का केंद्र भी। जैसे ही 108 पड़ोस की सुबह की धुनें एक के बाद एक बजने लगीं, सोया हुआ विशालकाय शहर धीरे धीरे जाग उठा, जिसने पूरे पूर्वी महाद्वीप को हिला दिया। चौड़ी और सीधी जुकवे स्ट्रीट पर चलते हुए आपके सामने एक बहती हुई पेंटिंग आती है जो विभिन्न संस्कृतियों को समाहित करती है। यहाँ न केवल गोल गले के वस्त्र पहने हुए आत्मविश्वास से भरे तांग लोग थे, बल्कि ऊंची नाक और गहरी आंखों वाले सौगदियन व्यापारी, जालीदार टोपी पहने हुए सिला के विद्वान और सुदूर फारस से आए दूत भी थे। चांगान अभूतपूर्व उदारता के साथ चारों दिशाओं से आने वाले अजनबियों को गले लगा रहा था। इस शहर में नस्ल और भाषा कभी बाधा नहीं थीं, बल्कि वे एक समृद्ध युग के संगीत को बुनने वाले रंगीन नोट्स थे। कैमरा पश्चिम बाजार की ओर घूमता है, जिसे आमतौर पर सोना बाजार कहा जाता है। ये धन के प्रवाह की धमनी थी, जहां शोर लगातार गूंजता रहता था। हवा में पश्चिमी क्षेत्रों के जीरे की तीखी सुगंध, ताज़ी बेक्ड हुबिंग रोटी की भुनी हुई महक और सौंदर्य प्रसाधनों की मीठी खुशबू घुलमिल रही थीं। दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थीं। गहनों की दुकानों में विदेशी व्यापारी अटपटी लेकिन धारा प्रवाह हान भाषा में दुकानदार से गर्मागर्म मोलभाव कर रहे थे। मधुशालाओं में विदेशी नर्तकियां हल्की हुस्वान नृत्य कर रही थीं। उड़ते हुए घाघरे इस युग के सबसे शानदार सपनों को दर्शा रहे थे। बाजार के पीछे एक भव्य लंबी यात्रा की तैयारी चल रही थी। रेशम के बेहतरीन कपड़े जो छूने में पानी की तरह खुद मुलायम थे, कई परतों में लपेटे जा रहे थे। जेड की तरह चिकनी जिंकवेयर सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तनों को सावधानीपूर्वक सूखे घास के बक्से में भरा जा रहा था। ये न केवल महंगे सामान थे, बल्कि पूर्वी सभ्यता के प्रतीक भी थे। ऊंट चालकों ने रस्सियां कस ली थीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक वजन संतुलित हो, क्योंकि वे जानते थे कि ये सामान न केवल भौगोलिक रूप से हजारों मील की यात्रा को पार करेंगे, बल्कि पूर्व और पश्चिम दुनिया को जोड़ने वाले ऐतिहासिक पुल भी थे। जब शाम का सूरज बड़े हंस टावर की छाया को लंबा कर रहा था, तब यानपिंग गेट धीरे धीरे खुल रहा था। मुखिया ऊंट ने सिर उठाकर लंबी आवाज की। ऊंट की घंटियों की स्पष्ट और उदास आवाज ने आकाश की चुप्पी को चीर दिया। व्यापारियों का काफिला पूर्व की समृद्धि और सपनों को लेकर पश्चिम की ओर पहला कदम बढ़ा रहा था। आगे अंतहीन पीली रेत थी, अज्ञात खतरे थे और एक ऐसा मार्ग भी था जिसे समय हमेशा याद रखेगा, सिल्क रोड। चांगान की शानदार समृद्धि को अलविदा कहने के बाद हमारी यात्रा एक संकीर्ण भौगोलिक नाभिनाल हेक्सी कॉरिडोर में प्रवेश करती है। दक्षिण में साल भर बर्फ से ढके कियान पर्वत हैं और उत्तर में विशाल बादान जिलिन रेगिस्तान है। लगभग 1000 किलोमीटर लंबा ये मार्ग एक ताले और चाबी की तरह पूर्व और पश्चिम सभ्यताओं के आदान प्रदान के गले को जकड़े हुए है। 2000 साल पहले हान सम्राट वू का महान रणनीतिक कौशल यहाँ साकार हुआ। हिक्सी के 4 प्रांतों की स्थापना ने एक अभेद्य सैन्य रक्षा प्रणाली का निर्माण किया। पहला पड़ाव वुवेई था, जहां प्रसिद्ध घोड़े ने उड़ती हुई निगल को रौंदा, ब्रॉन्ज फ्लाइंग स्वैलो। सिर उठाकर हिनहिनाता है, मानो आज भी महान हान घुड़सवार सेना द्वारा जियोंगनू के सपनों को कुचलने की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती हो। झांगिए तक पहुंचते ही 7 रंगों वाले दांगसिया के नीचे हजारों मील तक फैले उपजाऊ मैदान, कभी सैन्य आपूर्ति की गारंटी देने वाला सीमा पर जियांगन था, जिसने राजवंश की सीमा प्रबंधन की दृढ़ता को देखा। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम जियुक्वान पहुंचे, जहां किंवदंती है कि हु कुबिंग ने अपने सैनिकों के साथ शराब को झरने में मिलाकर पिया था। हालांकि युद्ध के गौरव की तुलना में कवियों और साहित्यकारों के लेखन में हेक्सी में आत्मा को छू लेने वाली अधिक उदासी और भव्यता है। इस भूमि पर खड़े होकर तांग वंश के कवि वांग जू हुआन की आंखों से देखा गया दृश्य कागज पर जीवंत हो उठता है। पीली नदी दूर बादलों तक जाती है, एक अकेला किला 10,000 ऊंचे पहाड़ों के बीच है। चांग बांसुरी की धुनें वसंत की हवा को हरा भरा नहीं कर सकतीं, लेकिन वे सीमा पर तैनात लोगों की मातृभूमि की यादों को झुर्रियां डाल देती हैं। और वांग चांगलिंग की पंक्ति, पीली रेत के 100 युद्धों में सोने के कवच टूट गए, लौलन को हराए बिना कभी वापस नहीं आएंगे, सैनिकों की उस दुखद और दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरी तरह से व्यक्त करती हैं जो वे उड़ती रेत के बीच लेते थे। कॉरिडोर के अंत में दुनिया का पहला महान दर्रा जियायु ग्वान खड़ा है। ये विशाल गढ़ और लंबी दीवार एक साथ मिलकर सभ्यता और बर्बरता को अलग करते हैं।
सूरज ढल रहा है। लाल सूरज की किरणें खुरदरी ईंटों को छू रही हैं। हम मानो समय और स्थान के पार चले गए हों। हेक्सी कॉरिडोर न केवल एक व्यापार मार्ग है, ये साम्राज्य की जीवन रेखा है, कवियों का कैनवस है और पत्थरों, रेत और कविताओं से निर्मित 1000 साल का महाकाव्य भी है। हेक्सी कॉरिडोर की अंतहीन पीली खेत से बाहर निकलते हुए कान में मिंगशा पहाड़ों की हवा की आवाज़ हजारों साल की पुकार लगती है। यहाँ एक अर्धचंद्राकार साफ पानी का झरना चमत्कारिक रूप से टूटी हुई चट्टानों को गले लगाता है, जिससे सिल्क रोड का मोती दुनहुआंग मोगांव गुफाएं बना है। इस चट्टान की दीवार के सामने हम केवल चट्टानें नहीं देखते, बल्कि एक छत्ते की तरह व्यवस्थित 10 राजवंशों की आस्था और सौंदर्य शास्त्र को संजोए एक टाइम कैप्सूल देखते हैं। अंधेरी गुफाओं में प्रवेश करते हुए जब टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है तो हजारों साल से खोए हुए रंग तुरंत जाग उठते हैं। यहाँ की हर इंच भित्ति चित्र और रंगीन मूर्तियां इतिहास का एक टुकड़ा है। उत्तरी वेई काल की शुरुआती गुफाओं से देखने पर आकृतियां सीधी, स्ट्रोक शक्तिशाली हैं, जिनमें पश्चिमी क्षेत्रों की गंधार कला का स्पष्ट और गहरा रंग है, जो मध्य चीन में बौद्ध धर्म के शुरुआती प्रसार का प्रतीक है। और जैसे ही कदम तांग राजवंश के स्वर्णिम काल की गुफाओं की ओर बढ़ते हैं, चित्रकला शैली अचानक बदल जाती है। बुद्ध प्रतिमाओं के चेहरे गोल और दयालु होते हैं, कपड़ों की सिलवटें पानी की तरह सहज होती हैं, जो मध्यवर्ती साम्राज्य की भव्यता और आत्मविश्वास को पूरी तरह से दर्शाती हैं। ऊपर देखने पर सबसे मनमोहक दृश्य उड़ती हुई अप्सराएं, फ्लाइंग अप्सराएं हैं, जो आकाश में उड़ती हैं। उनके पंख नहीं होते, केवल कुछ उड़ते हुए लंबे रेशमी रिबन के सहारे वे छत के बीच गुरुत्वाकर्षण से परे स्वतंत्रता और हल्कापन प्रदर्शित करती हैं। ग्रीक नाक, भारतीय मुद्राएं यहाँ चीनी रेखा चित्रकला के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई हैं, जो पूर्व और पश्चिम के शानदार मिश्रण को चरम पर ले जाती है। हालांकि मोगाओ गुफाओं का सबसे चौंकाने वाला और दुखद अध्याय 1900 ईस्वी की एक दोपहर को खुला। दाओवादी भिक्षु वांग युआन लू ने रेत की सफाई करते समय गलती से लंबे समय से बंद गुफा संख्या 17, जिसे बाद में प्रसिद्ध लाइब्रेरी केव के नाम से जाना गया, का दरवाज़ा खटखटाया। इस छोटी सी गुप्त कोठरी में 4वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक के 50,000 से अधिक शास्त्र, दस्तावेज, वस्त्र और अनुष्ठानिक वस्तुएं ढेर थीं। इस खोज ने तुरंत विश्व शैक्षणिक जगत को चौंका दिया और इसे शैक्षणिक महासागर में एक नया महाद्वीप कहा गया। हालांकि इसने पश्चिमी शक्तियों के खोजकर्ताओं की लालसा को भी आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में दुर्लभ राष्ट्रीय खजाने विदेशों में फैल गए, जो चीनी सांस्कृतिक इतिहास में एक अमिट दर्द बन गए। लेकिन ये निर्विवाद है कि लाइब्रेरी केव के खुलने से विश्व प्रसिद्ध दुनहुआंगोलॉजी, दुनहुआंग अध्ययन का जन्म हुआ, जिसने रेगिस्तान में इस कला खजाने को प्राचीन पूर्वी सभ्यता को समझने के लिए पूरी मानवता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बना दिया। दुनहुआंग की समृद्धि को छोड़कर हमारे कदम हवा और रेत के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। बंजर भूमि के अंत में चीनी इतिहास के 2 सबसे पौराणिक स्थान खड़े हैं, उत्तर में यूमेन दर्रा और दक्षिण में यांग दर्रा। ये केवल भौगोलिक मानचित्र पर 2 बिंदु नहीं, बल्कि प्राचीन मध्यवर्ती सभ्यता और विशाल पश्चिमी क्षेत्रों के बीच की विभाजन रेखा भी हैं। पीली नदी दूर बादलों तक जाती है, एक अकेला किला 10,000 ऊंचे पहाड़ों के बीच है। यूमेन दर्रा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाला खोतान जेड यहीं से प्रवेश करता था, और यांग दर्रा को यांग कहा गया क्योंकि ये यूमेन दर्रा के दक्षिण में स्थित था। साल पहले ये दोनों दर्रे विशाल आंखों के जोड़े की तरह थे, जो दिन रात सिल्क रोड के महत्वपूर्ण मार्ग पर नजर रखते थे। महान हान और समृद्ध तांग के लोगों के लिए ये साम्राज्य की सीमा का अंत था और कानून तथा व्यवस्था का किनारा भी। हालांकि उन व्यापारियों और विश्वास से भरे भिक्षुओं के लिए जो प्रस्थान के लिए तैयार थे, यांग दर्रा के फॉन्सवे के नीचे खड़े होने का मतलब था एक लंबी विदाई, जिसकी वापसी की कोई निश्चित तारीख नहीं थी। यहाँ रुककर पूर्व की ओर देखने पर चांगान की शानदार फूल और मातृभूमि के पश्चिम की ओर मुड़ने पर आंखों के सामने केवल विशाल गोभी रेगिस्तान, बहती रेत और किंवदंतियों में भूतों और खतरों से भरा मृत्यु का सागर था। इस अत्यधिक विरह की वेदना को तांग वंश के कवि वांग वेई ने अपनी लेखनी में अमर कर दिया। तुम्हें एक और प्याला पीने की सलाह देता हूं। यांग दर्रा से पश्चिम में कोई पुराना दोस्त नहीं होगा। ये वीचेंग गीत, वीचेंग कू, बार बार गाए जाने पर प्रसिद्ध प्राचीन वीणा संगीत यांग ग्वान सांडी
यांग दर्रा की 3 परतों में विकसित हुआ। वीणा के तार पर 3 आहें, एक गायन में 3 आहें। उस भरे हुए अंगूर की शराब में न केवल दोस्त के आंसू की चमक दिखती थी, बल्कि एक दुखद दृढ़ संकल्प भी छिपा था। यांग दर्रा पार करना अपने जीवन को आकाश के हाथों सौंपने के समान था। लेकिन यांग दर्रा के पश्चिम में जाने का यही साहस था जिसने भिक्षु ज़्वानज़ैंग को अकेले पश्चिम में धर्म की तलाश में जाने के लिए प्रेरित किया और अनगिनत ऊंट कारवाओं को तूफानों को पार करके पूर्वी रेशम और सभ्यता को रोम तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज भले ही पुराने महान दर्रे समय के साथ खंडहर बन गए हों और पीली रेत में दफन हो गए हों, लेकिन यहाँ खड़े होकर हवा में मानो हजारों साल की चांग बांसुरी की आवाज़ गूंज रही है, जो विदाई, अकेलेपन, लेकिन साहस से भरे उस शानदार अतीत की कहानी सुना रही है। तेज हवाएं चारों ओर पीली रेत उड़ाती हैं, जो सूरज और चांद की चमक को ढक लेती हैं। ये तकलामाकन है। उइघुर भाषा में इसका अर्थ है, जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता, और ये दुनिया का भयभीत मृत्यु का सागर भी है। इस विशाल और अंतहीन बहती रेत के नीचे एक खोई हुई सभ्यता की स्मृति सो रही है, लॉलन। जीवन के इस निषिद्ध क्षेत्र को पार करना केवल शारीरिक सहन शक्ति की चरम चुनौती है, बल्कि समय के साथ एक संवाद भी है। कभी ये सिल्क रोड पर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां व्यापारी इकट्ठा होते थे और ऊंट की घंटियों की आवाज़ दिन रात गूंजती रहती थी। पश्चिम से आने वाले शीशे, रोमन सोने के सिक्के और पूर्व के रेशम, लाह के बर्तन यहां मिलते थे। हालांकि आज हम जो देखते हैं वो केवल खंडहर हैं, जो चिलचिलाती धूप में खामोशी से अपने अतीत के गौरव की कहानी कहते हैं। रेत में खड़े स्तूप के अवशेष एक अकेले प्रहरी की तरह नखलिस्तान से रेगिस्तान में हुए विशाल परिवर्तन के साक्षी हैं। रेगिस्तान में और गहराई तक जाने पर रहस्यमयी लिटिल रिवर ग्रेवयार्ड अचानक सामने आता है। सैकड़ों विशाल पोलर पेड़ों के खंभे एक सूखे हुए जंगल की तरह अजीब और गरिमापूर्ण ढंग से रेत के टीलों पर खड़े हैं। यहाँ से मिली लिटिल रिवर प्रिंसेस हजारों सालों के बाद भी अपने होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए हैं, मानो समय थम गया हो। इन पुरातात्विक खोजों ने साबित किया है कि लॉलन के समृद्ध होने से बहुत पहले इस भूमि ने एक अद्वितीय सभ्यता को जन्म दिया था। आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने इन सबको धुएं में बदल दिया? भूगोलविदों और पुरातत्वविदों की पहेली हमें बताती है कि पानी के चले जाने से आत्मा भी चली गई। मोर नदी के मार्ग बदलने और लोपनूर झील के सूखने के साथ साथ मानव द्वारा अत्यधिक खेती के कारण नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र आखिरकार ढह गया। समृद्ध शहर को रेत ने निगल लिया और कभी हरे पानी से भरी झीलें कठोर नमक की परतों में बदल गईं। लॉलन का गायब होना प्रकृति द्वारा मानव को दी गई सबसे दर्दनाक चेतावनी है। जब हम इस पीली रेत पर खड़े होकर हवा की सरसराहट सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास कानाफूसी कर रहा हो। सभ्यताओं का उत्थान और पतन अक्सर पानी के प्रवाह के बदलने के एक पल में ही होता है। विशाल तकलामाकन रेगिस्तान को पार करते हुए अंतहीन पीली रेत के बीच तारों की तरह नखलिस्तानों की एक श्रृंखला बिखरी हुई है। ये वो जगह थी जहां इतिहास में वर्णित पश्चिमी क्षेत्रों के 36 राज्य सक्रिय थे। वे पानी पर निर्भर होकर जीवित थे और बंजरपन तथा समृद्धि के बीच हजारों सालों के उत्थान और पतन की कहानी रचते थे। हमारे कदम सबसे पहले गाओचान के प्राचीन शहर में पड़ते हैं। ये प्राचीन नगर राज्य, जो आग के पहाड़ फ्लेमिंग माउंटेन के नीचे स्थित है, उसके खंडहर चिलचिलाती धूप में अपने अतीत के गौरव की कहानी कहते हैं। ये कभी पूर्व और पश्चिम के व्यापारियों के लिए एक अनिवार्य केंद्र था, जहां विभिन्न विश्वास मिलते थे, और भिक्षु ज़्वानज़ैंग ने पश्चिम में धर्म ग्रंथों की तलाश में जाते समय गाओचांग के राजा के साथ एक गहरा धार्मिक संबंध भी बनाया था। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम सिल्क रोड के उत्तरी मार्ग के महत्वपूर्ण शहर कुचा पहुंचे। ये केवल एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि महान बौद्ध धर्मग्रंथ अनुवादक कुमारजीव की जन्मभूमि भी था। कुमारजीव ने बचपन से ही यहीं साधना की। उन्होंने कठिन और समझने में मुश्किल संस्कृत शास्त्रों को धारा प्रवाह और सुंदरहान भाषा में बदल दिया, जिससे महायान बौद्ध धर्म के बीच भाषा की बाधाओं को पार करके मध्य चीन की संस्कृति की मिट्टी में गहरे तक जड़ें जमा सकें, और उनका प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का आकर्षण केवल शास्त्रों के ज्ञान में ही नहीं था, बल्कि उनके मनमोहक संगीत और नृत्य में भी था। कुचा से खोतान तक अद्वितीय भौगोलिक वातावरण ने एक स्वतंत्र और उत्साही कलात्मक आत्मा को जन्म दिया। पिपा की तीव्र धुनें, चांग बांसुरी की उदास आवाज़ और ड्रम की जोरदार ताल, ये हूले विदेशी संगीत सिल्क रोड के साथ साथ पूर्व में फैल गए और मध्य चीन के पारंपरिक अनुष्ठानिक संगीत के साथ टकराकर विलीन हो गए। कल्पना कीजिए कि समृद्ध तांग के चांगान शहर में शाही भोज में पश्चिमी क्षेत्रों की धुनें गूंज रही हों।
नर्तक हवा की तरह तेज हुसवान नृत्य और शक्तिशाली हूतिंग नृत्य कर रहे हों। पश्चिमी क्षेत्रों के संगीत और नृत्य ने हान और तांग संस्कृति में नया जीवन फूंका। उस समय की संगीत और नृत्य दरियाई शास्त्र को पूरी तरह से नया आकार दिया और उस युग का सबसे शानदार सांस्कृतिक प्रतीक बनाया। आज भले ही पुराने शाही शहर धूल में मिल गए हों, लेकिन हजारों साल पहले की मंत्रोच्चारण की आवाजें और विदेशी संगीत की लय अभी भी इतिहास की नदी में गूंज रही है। ये दुनिया की छत है जिसे प्राचीन लोग कंगलिंग कहते थे। ठंडी हवाएं सरसराहट करती हैं, मानो हजारों साल के एकांत की कहानी सुना रही हों। पामीर पठार, ये विशाल प्राकृतिक बाधा जो यूरेशियाई महाद्वीप के हृदय में स्थित है, 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर सामान्य दुनिया को उदासीनता से देखती है। यहाँ पहाड़ तलवारों और भालों की तरह आकाश की ओर उठते हैं। साल भर पिघलने वाली बर्फ और पतली हवा प्रकृति द्वारा निर्धारित सबसे कठोर परीक्षा बनाती है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक अकेली आकृति लड़खड़ाते कदमों से बर्फ रेखा के ऊपर दिखाई दिया। वो पूर्व की ओर लौट रहे तांग वंश के महान भिक्षु ज़्वानज़ैंग थे। इस प्राचीन लिंगशान मार्ग का सामना करते हुए, जिसे उड़ने वाले पक्षी भी मुश्किल से पार कर पाते थे, हड्डियों को भेदने वाली ठंड ने पतली भिक्षु पोशाक को चीर दिया और पैरों के नीचे हजारों साल पुराना ग्लेशियर था जो कभी भी ढह सकता था। रिकॉर्ड के अनुसार इस खतरनाक यात्रा पर साथ चल रहे हाथी अत्यधिक थकान और फिसलने के कारण हमेशा के लिए बर्फीली नदी में गिर गए। हालांकि ज़्वानज़ैंग रुके नहीं। उन भारी 657 संस्कृत धर्म ग्रंथों को, जिन्हें वो जीवन से भी अधिक मूल्यवान चिंगारी मानते थे, उन्होंने अपने सीने से कसकर पकड़ा हुआ था और अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर एक एक कदम चलकर घर की राह नाप रहे थे। 13वीं शताब्दी में समय आगे बढ़ा। वेनिस से आए यात्री मार्को पोलो ने भी इस बंजर भूमि पर कदम रखा। उनके यात्रा वृत्तांत में ये स्थान इतना वीरान था कि दिल दहला देता था। कोई उड़ता पक्षी नहीं, कोई इंसानी आवाज नहीं, केवल विशाल सिंगों वाले मारखोर चट्टानों के बीच कूदते थे। इस पश्चिमी खोजकर्ता के लिए पामीर को पार करना केवल पूर्व में महान खान के देश तक पहुंचने का एक अनिवार्य मार्ग ही नहीं था, बल्कि एक शारीरिक और मानसिक चरम चुनौती भी थी। विशाल कंगलिंग पामीर अपनी दुर्गम भूगोल से पूर्व और पश्चिम की दृष्टि को अवरुद्ध करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इसने बसे दृढ़ आत्माओं को चुना। ये उन्हीं निडर कदमों का परिणाम था जिन्होंने भौगोलिक बाधाओं को सभ्यताओं के आदान प्रदान के केंद्र में बदल दिया। जब तेज हवाएं चारों ओर बर्फ का कोहरा उठाती हैं, तो हमें मानो ऊंट की घंटियों की गूंज और मंत्रोच्चारण की धीमी आवाजें अभी भी सुनाई देती हैं। आकाश के करीब इस निषिद्ध क्षेत्र में विश्वास और साहस ने अंततः पहाड़ों की बाधाओं को जीत लिया और मानव सभ्यता के मानचित्र को मजबूती से एक साथ सील दिया। पूर्व की सीमा को अलविदा कहने के बाद यात्रियों का दल खतरनाक कंगलिंग पाम को पार करते हुए आखिरकार मध्य एशिया के भीतरी इलाकों में प्रवेश कर गया। सामने का दृश्य अचानक खुल गया। ये उज़्बेकिस्तान है और ये प्राचीन सिल्क रोड पर सबसे चमकदार चौराहा भी था। जब समरकंद नीला का वो विस्मयकारी स्पर्श आंखों के सामने आया, तो हम जान गए कि पौराणिक विश्व का दर्पण समरकंद आ गया है। चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान स्क्वायर के भव्य मदरसे अपने फिरोजी गुंबदों के साथ दुनिया को अपने अतीत का गौरव दिखा रहे थे। हालांकि तैमूर साम्राज्य के शानदार वास्तुकला के उदय से बहुत पहले ये भूमि हजारों साल पहले ही एक पौराणिक जनजाति के कारण जीवंत थी। वे ही सिल्क रोड के सच्चे प्राण थे, सोग्दियन लोग। इतिहास बताता है कि सोग्दियन लोग व्यापार को जीवन मानते थे। किंवदंती है कि जब सोग्दियन बच्चे का जन्म होता था, तो माता पिता उसके मुंह में शहद लगाते थे और उसकी हथेली पर गोंद लगाते थे, ये उम्मीद करते हुए कि बच्चा बड़ा होकर शहद की तरह मीठा बोलने वाला और कुशल वार्ताकार बनेगा और पैसा गोंद की तरह उसके हाथों से चिपका रहेगा। हालांकि यह एक रोचक कहानी है, लेकिन ये इस जनजाति के स्वभाव का सटीक वर्णन करती है। वे न केवल कई भाषाओं में पारंगत थे, बल्कि उनके पास उत्कृष्ट बातचीत कौशल और साहसिक भावना भी थी। समरकंद और बुखारा को अपना मुख्य आधार बनाते हुए सोग्दियन लोगों ने एक घने जाल की तरह एक व्यापार मानचित्र स्थापित किया। वे केवल सामान ढोने वाले नहीं थे, बल्कि यूरेशियाई महाद्वीप की आर्थिक जीवन रेखा को नियंत्रित करने वाले सुपर बिचौलिए थे। पूर्व की ओर उन्होंने तांग राजवंश के चांगान शहर में मधुशालाएं खोली और उधार का कारोबार किया। पश्चिम की ओर उनके कदम सीधे बीजांटीन साम्राज्य तक पहुंचे। चीन का रेशम, भारत थन, पश्चिम एशिया के मसाले सभी उनके हाथों से विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊंट की घंटियों के साथ केवल सामान ही नहीं, बल्कि ज़ोरोएस्ट्रियनवाद, मैनिचियनवाद के विश्वास और हुसवान नृत्य की मोहक मुद्राएं भी फैलीं।
बुखारा की प्राचीन गलियों में घूमते हुए मानो हजारों साल पहले की हलचल भरी बिक्री की आवाज़ें अभी भी सुनाई देती हैं। हालांकि प्राचीन सोग्दियन शहर राज्य इतिहास की धूल में कब के खो गए हैं, लेकिन नुकीली टोपी पहने विदेशी कपड़े पहने व्यापारियों के इस समूह ने अपने और बुद्धि से पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं के बीच संवाद को सफलतापूर्वक जोड़ा। उनके छोड़े गए पदचिन्ह समरकंद की उन टाइलों की तरह हैं जो समय के थपेड़ों को सहने के बाद भी चमकीली हैं, सिल्क रोड की स्मृति में गहरे तक अंकित हैं और कभी फीके नहीं पड़ेंगे। जब ऊंट की घंटियों की आवाज़ धीरे धीरे दजला नदी की लहरों में घुल गई तो हमने लंबे गोबी रेगिस्तान और नखलिस्तानों को पार किया और आखिरकार सिल्क रोड के पश्चिमी छोर पर पहुंच गए। यहाँ पूर्व की किंवदंती और पश्चिम की भव्यता के बीच हजारों साल पुराना एक अंतिम संवाद शुरू हुआ। प्राचीन फारस साम्राज्य और समृद्ध रोम में सुदूर पूर्व से आने वाले रेशम को नरम सोना कहा जाता था। रोमन कुलीनों के लिए सेरेस्केश, चीन से आए रेशमी पोशाक पहनना केवल धर्म का प्रतीक ही नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी था। ये कपड़े, जो टिड्डी के पंखों की तरह पतले और पानी की तरह चिकने थे, सम्राट सीजर को मोहित कर गए और बिज़ैंटीन दरबार को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। अनगिनत रोमन सोने के सिक्के व्यापार मार्ग के साथ पूर्व की ओर बहे, केवल चांगान से आने वाली उस भव्य सुंदरता को प्राप्त करने के लिए। हालांकि सभ्यता का प्रवाह कभी भी एक तरफा नहीं रहा। जब रेशम से भरे व्यापारी काफिले पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे तो पश्चिमी शिल्प कौशल और ज्ञान भी तैयार थे पूर्व की ओर वापस बहने के लिए। इनमें सबसे आकर्षक क्रिस्टल स्पष्ट शीशे के बर्तन थे। पूर्व के मुलायम चीनी मिट्टी के बर्तनों के विपरीत रोम और ससानियन फारस की शीशे की कारीगरी अपनी जादुई प्रकाश और पारदर्शी बनावट के साथ पूर्वी शाही घरानों को आश्चर्यचकित कर देती थी। ये ल्यूली कांच के बर्तन कहे जाने वाले रत्न फारसी चांदी के सिक्कों के साथ मध्य चीन में बह गए और तांग राजवंश के कुलीनों के मकबरों में चमकते हुए विदेशी तारे बन गए। ये संवाद केवल भौतिक चीज़ों तक ही सीमित नहीं था। सुंदर शीशे और सोने चांदी के बर्तनों के साथ पश्चिमी खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा ज्ञान भी रेगिस्तान को पार करके आया, जिसने पूर्वी कैलेंडर और प्रौद्योगिकी को गहराई से प्रभावित किया। चांगान के रात के आकाश के नीचे शायद कोई बेबीलोन से उत्पन्न नक्षत्र मानचित्र का उपयोग करके भाग्य की गणना कर रहा होगा। सिल्क रोड केवल एक व्यापार मार्ग ही नहीं बल्कि सभ्यता का एक दर्पण भी है। पूर्व का रेशम पश्चिम की त्वचा को गर्माहट देता था, पश्चिम का शीशा पूर्व की मेज को रोशन करता था। फारस, रोम और चीनी सभ्यताओं के इस आपसी आदान प्रदान में सुंदरता और ज्ञान के लिए मानव की खोज अंततः यूरेशियाई महाद्वीप के दोनों सिरों पर एक पूर्ण तालमेल तक पहुंच गई। जब ऊंट की घंटियों की आवाज़ धीरे धीरे दूर हो जाती है तो चारों ओर की पीली रेत अंततः थम जाती है। इतिहास के अंत में खड़े होकर पीछे देखने पर हजारों मील तक फैला ये प्राचीन मार्ग भौगोलिक दायरे को बहुत पहले पार कर चुका है। हम जो देखते हैं वो केवल रेशम, मसालों और चीनी मिट्टी के बर्तनों का भौतिक आदान प्रदान ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के मिश्रण का एक भव्य महाकाव्य भी है। प्राचीन सिल्क रोड कभी विश्व की धमनी थी। इसने पूर्व की कागज बनाने की कला और बारूद को पश्चिम तक पहुंचाया, जिससे परिवर्तन की चिंगारी जली, और पश्चिमी खगोल विज्ञान, कैलेंडर और कला को पूर्वी भूमि में लाया, जिससे चीनी सभ्यता की गहराई समृद्ध हुई। यहाँ बौद्ध धर्म की जैन भावना, इस्लाम की श्रद्धा और ईसाई धर्म का सुसमाचार एक दूसरे के करीब रहते थे। ग्रीक मूर्तिकला, सौंदर्य शास्त्र, तौर और भारतीय गुफा कला यहाँ टकराई, जिससे अद्वितीय सांस्कृतिक चिंगारियां निकलीं। इसने दुनिया को साबित किया, सभ्यता की महानता अलगाव में नहीं बल्कि संवाद में है। समृद्धि का आधार लूटपाट में नहीं बल्कि आपसी आदान प्रदान में है। हालांकि आज समय के साथ आधुनिकीकरण की लहर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। पुराने विश्राम गृह शायद धूल में मिल गए होंगे और कभी शानदार प्राचीन शहर कटाव, युद्ध और अत्यधिक विकास की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्टील और कंक्रीट के जंगल और तेजी से बदलते युग में इन नाजुक विश्व सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा कैसे करें, ये हमारी पीढ़ी के लिए एक तत्काल समस्या बन गई है। डिजिटलीकरण, मरम्मत तकनीकों और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देकर हम इन हजारों साल की यादों को भुलाया ना जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। संरक्षण का अर्थ केवल खंडहरों को संग्रहालयों में बंद करना नहीं है बल्कि उन्हें एक नया जीवन देना है। प्राचीन सिल्क रोड की भावना, वो खुलापन, समावेशिता, अन्वेषण का साहस और मतभेदों का सम्मान करने की इच्छा आज के वैश्वीकरण के संदर्भ में विशेष रूप से मूल्यवान लगती है। जब हम आंग के भित्ति चित्रों को निहारते हैं या समरकंद के चौराहों पर घूमते हैं तो हम जो विरासत में प्राप्त करते हैं वो विभिन्न संस्कृतियों की गहरी समझ और सम्मान है।
हजारों साल की ये सांस्कृतिक यात्रा समाप्त नहीं हुई है। सिल्क रोड की भावना नए पोषण में बदल जाएगी, जो हमें भविष्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगी, संचार के पुल बनाना जारी रखेगी और एक अधिक विविध, अधिक समृद्ध कल की दुनिया की ओर बढ़ेगी।